हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बच्चे, इंग्लिश की क्लास 3rd है। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और सेकंड क्लास में हमने पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में पढ़ा था कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। जीरंड, इन्फिनेटिव ये भी नाउन होते हैं। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम करती है तो उसको जीरंड कहते हैं। और जब टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट का काम करता है तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और ऐसे ही हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब जो है वो सेंटेंस के अंदर एक्शन या स्टेट को दिखाएगा। ये तीनों पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ चुके थे हम और लास्ट में हम वोकैब भी करते हैं। आशा करता हूँ कि वो आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से और नोट्स बना रहे होंगे वोकैब भी। तो चलिए आज 4th पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है अपना एडजेक्टिव। बच्चे, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि क्लास भी कॉन्टिन्यूटी में नहीं आ रही, मुझे पता है, बट फिर भी जब आपके पास क्लास आती है तो आप उसको तभी देख लें या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के गैप पे देख लें। ज़्यादा लंबा गैप 10 दिन का, 12 दिन का ऐसा गैप मत करें, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो 4th पार्ट ऑफ स्पीच जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना एडजेक्टिव। इसको हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, है ना, जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी कि डी इसके अंदर साइलेंट होता है, इसको हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश का यही है ना बच्चे कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग है, कुछ ऐसे हैं जो कि साइलेंट हो जाते हैं, है ना। जैसे ये है एक वर्ड, इसको हम कनो नहीं पढ़ते, इसको हम नो पढ़ते हैं, है ना। जैसे मैं यही एक सिंपल सा एक वर्ड लिखूं, क्वेश्चन। अब इसमें जो TION है ना, ये च का साउंड ले रहा है, क्वेश्चन, है ना। इसको क्वेश्चन ही पढ़ते हैं ना, ऐसा तो नहीं इसको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन, टी नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैसे ही जैसे ये एक वर्ड है साइलेंट, यहाँ टी अपने टी वाले साउंड के अंदर आ रहा है, ठीक वैसे ही ये जो वर्ड है इसको हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, इसको हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं। डी जो है वो साइलेंट होता है। एडजेक्टिव को हिंदी के अंदर कहते हैं बच्चे विशेषण। विशेषण जैसे हिंदी में व्याकरण में आप आगे पढ़ोगे भी, हिंदी व्याकरण अभी कुछ दिन में शुरू होगी आपकी। तो विशेषण क्या होता है हिंदी के अंदर, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक वैसे ही एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, एडजेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। एडजेक्टिव इंग्लिश के अंदर होता है कि जो क्वालिफाई करेगा किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे बच्चे मैंने एक बोला सुंदर लड़का, ठीक है। यहाँ पे जो सुंदर है ना, ये लड़के की विशेषता को बता रहा है। और ये जो ब्यूटीफुल है ना, सुंदर लड़का, समझ रहे हो ना, या सुंदर लड़की, ये जो सुंदर है ये विशेषता बता रहा है किसकी, लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे जब आगे हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ये भी पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव भी जो है वो काफ़ी टाइप के होते हैं। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, जैसे माई बुक के अंदर माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव, ठीक है। जैसे 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, ये जो 1 2 है ये होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव भी आगे जाके टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। एक जैसे ये होता है गुड बुक, ठीक है। यहाँ पे जो गुड है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। आगे जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा, है ना। मैं बोल सकता हूँ मच बुक या मच वर्क। ये बुक क्या है, बेसिकली नाउन ही तो है कि हमने नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, बुक नाम दिया हुआ है। मैंने नाउन की डेफिनेशन में ही आपको बताया था कि एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड व्हाट, नाउन, है ना। तो ये तो एडजेक्टिव कितने टाइप के हैं ये तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट इतना ही मैंने आपको बताया कि
कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। अभी मैं कुछ एक सेंटेंस लिखूंगा, फिर हम एडजेक्टिव के बारे में और डिटेल के अंदर जानेंगे, ठीक है। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है ना बच्चे, ये भी एडजेक्टिव का काम करती है। अभी मैं सेंटेंस लिखवाऊंगा। अब तक मैंने क्या सिखाया, कंफ्यूज कतई नहीं होना, पेशेंस बहुत जरूरी है, फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था। एडजेक्टिव होता क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव आगे हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट हमने इतना जाना, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो क्या है, एडजेक्टिव है। कुछ एक सेंटेंस अभी लिखूंगा कुछ ही सेकंड में, वो देखने के बाद हम एडजेक्टिव को थोड़ा और डिटेल के अंदर जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। चलिए बच्चे, कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके बच्चे इसको पहले नोट कर लो। इन्हीं सेंटेंस की मदद से हम आगे जानेंगे एडजेक्टिव को डिटेल के अंदर। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। बॉय नाउन है, लड़का, तो लड़का कैसा लड़के की बात कर रहा है, अच्छे लड़के की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो गुड है ना, गुड, ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने किसके बारे में बताया, लड़का जो कि नाउन है उसके बारे में बताया, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे ये देखने वाली है कि इस एडजेक्टिव की पोजीशन क्या है सेंटेंस के अंदर। इस एडजेक्टिव की सेंटेंस के अंदर पोजीशन है नाउन, ये जो नाउन, बॉय नाउन है ना बच्चे, कॉमन नाउन है, ठीक है, इतना तो पता होगा यार अब तक। नाउन के पहले है और वर्ब के क्या है, बाद में है। तो एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है सेंटेंस के अंदर, ये नाउन के आएगा पहले और वर्ब के क्या आएगा, बाद में आएगा। सेकेंडली क्वालिफाई कर रहा है किसको, नाउन को, और ही के बारे में भी तो बता रहा है कि ही कैसा है, अच्छा लड़का है, वह कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। वो अभी आर्टिकल के बारे में मैंने बताया नहीं तुम्हें, बट अभी के लिए इतना जान लो, ए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है। और आर्टिकल अगर सेंटेंस के अंदर आ रहा है ना बच्चे, अगर सेंटेंस के अंदर आपको आर्टिकल दिख गया तो 110% है कि आपको क्या दिखेगा, नाउन दिखेगा। अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा, ये चीज याद रखना। जैसे मैं इसी का एक सेंटेंस बना रहा हूं, देखना रेड से बच्चे थोड़ा देखना इसको ध्यान से। मैंने बनाया सेंटेंस, ही इज अ गुड। ये सेंटेंस जो है ना, ही इज अ गुड, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो समझना मैं बोल रहा हूँ ही इज अ गुड, ठीक है। कुछ बच्चों की कंप्लेन आती है कि सर रेड या ग्रीन मार्कर से दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला कि अगर नहीं दिख रहा तो मैंने बोल भी दिया ही इज अ गुड। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, ये गलत है। क्यों गलत है बच्चे, क्योंकि ए आर्टिकल तो आ गया, बट इसके लिए इसको नाउन चाहिए था, वो नाउन नहीं आया, मुझे बॉय लगाना पड़ेगा। मैं यहां से ये गुड हटा सकता हूं, एडजेक्टिव ये जो गुड है सॉरी ये हटा सकता हूं, बट ही इज अ, अगर ए लगाना है, ग्रामेटिकली सही करना है, तो मुझे आगे नाउन लगाना पड़ेगा। ही इज अ बॉय ये ठीक है, पर ही इज अ गुड सिर्फ इतना कहना ये गलत है ना। मैं ये बोल सकता हूं, देखना ही इज गुड, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल नहीं आया। अभी आर्टिकल के बारे में मुझे आपको बताना है, बट इतनी बात जानो कि अगर आर्टिकल आया तो सेंटेंस के अंदर नाउन आएगा 110%, ठीक है। आर्टिकल है तो नाउन होगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, गुड एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। पर अगर मैंने सेंटेंस बताया, सिर्फ इतना बनाया ही इज अ गुड, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि आर्टिकल के लिए क्या नहीं आया, नाउन नहीं आया। ये चीज याद रखना। ही इज अ बॉय बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। ही इज गुड ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आर्टिकल आएगा तो नाउन भी आएगा, ठीक है। और एडजेक्टिव की सेंटेंस के अंदर पोजीशन क्या है, नाउन से पहले और वर्ब के बाद। आगे बढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड सेंटेंस को अभी के लिए होल्ड ऑन पे रखो, इसको मैं अभी बताऊंगा। पहले फोर्थ सेंटेंस की ओर चलते हैं। फोर्थ सेंटेंस है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। देखना, अब अगर कोई ये पूछे कि इंडिया कैसा कंट्री है, तो आपको एक वर्ड मिल गया यहाँ पे, डेवलपिंग।
कंट्री शब्द जो है बच्चे, कंट्री शब्द जो है ये तो पता होगा ना, कंट्री कैसा शब्द है, नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कंट्री क्या होता है, नाउन होता है। और इस कंट्री शब्द को क्वालिफाई किसने किया, तो डेवलपिंग वर्ड ने किया। ये डेवलपिंग भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अब कंफ्यूज हो गए? पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट का काम करे तो उसको बोलते हैं बच्चे जीरंड। अगर सब्जेक्ट का काम करे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करे तो उसको बच्चे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करे तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगले सेंटेंस पे आओ, अब इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। अगला सेंटेंस है दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन। रिवाइज्ड एडिशन मतलब बोलते हैं ना कि ये किताब का, ये जो किताब है ये आप पुरानी पढ़ रहे हो, इसका अब रिवाइज्ड एडिशन आ गया, रिवाइज्ड, ठीक है। तो एडिशन, एडिशन अपने आप में नाउन है, ठीक है। तो कैसा एडिशन है, रिवाइज्ड एडिशन है। पूछोगे ना भाई कैसा एडिशन है, रिवाइज्ड एडिशन है। तो ये रिवाइज्ड भी जो है ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बच्चे अगर कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा सा एक बार फिर से समझो। जैसे लड़का, कैसा लड़का है, बुरा लड़का है, सुंदर लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये जो बुरा, सुंदर, अच्छा, ये सारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने लड़के के बारे में बताया। समझ रहे हो? चेयर कैसी है, अच्छी क्वालिटी की है, बुरी क्वालिटी की है, तो ये इसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक वैसे ही भाई कंट्री कैसा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो एडजेक्टिव है। एडिशन कैसा एडिशन है, रिवाइज्ड है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। बट ये जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा था कि एडजेक्टिव वर्ब के बाद और नाउन के पहले आएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसको भी पार्टिसिपल कहते हैं। ये पार्टिसिपल लिखा हुआ है बच्चे, पार्टिसिपल है, थोड़ा सा चेंज कर लेना, PARTICPL, पार्टिसिपल, ठीक है। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल है ना, सी के बाद भी आई आएगा, पार्टिसिपल। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसको बोलोगे पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस क्लियर हुए होंगे। क्या क्लियर हुए, कौन से वाले भाई, फोर्थ और फिफ्थ वाले, कि क्या अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसको नाम दोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसको बोलोगे पास्ट पार्टिसिपल। इतना क्लियर हुआ? आगे चलिए। तो हाँ, हमने जाना कि रिवाइज यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। बट ये जो दोनों वर्ड है ना बच्चे, डेवलपिंग और रिवाइज्ड, ये है तो वर्ब ही भाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। तो वर्ब सेंटेंस के अंदर मैंने बताया था या तो एक्शन दिखाएगी या स्टेट दिखाएगी या बीइंग को दिखाएगी। तो इन वर्ड ने सेंटेंस के अंदर वर्ब की क्वालिटी को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने वर्ब की क्वालिटी को नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या है समझना, जैसे वर्ब सेंटेंस के अंदर एक्शन या स्टेट को दिखाती है, ये भी अभी भी एक्शन या स्टेट को दिखा रहे हैं। कैसे, देखना, जैसे डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग एडजेक्टिव हो गया, बट ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि इंडिया अभी भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ये सेंटेंस ये दिखा रहा है, ठीक है। मतलब अभी भी ये वर्ब का जो काम है ना अपना, उसको नहीं छोड़ा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, थोड़ा बहुत अगर टेंस का आप ज्ञान रखते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के अंदर कब आती है, जब हमें कैसा एक्शन दिखाना हो बच्चे, कंप्लीट एक्शन दिखाना हो। जब हमें सेंटेंस के अंदर कंप्लीट एक्शन दिखाना हो तब हम सेंटेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर बच्चे इस बात का आपको ज्ञान नहीं है तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। मैं टेंस के अंदर आपको ये बताऊंगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट एक्शन को दिखाती है टेंस के अंदर, ठीक है। अगर ज्ञान है तो अच्छी बात है। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसने क्या बोला, दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन, मतलब ऐसा एडिशन जो बन चुका है। और कैसा बना है, रिवाइज्ड, मतलब नया बन के आया, ठीक है। पुराने में जो गलतियां थी उसको सुधारा और एक नया एडिशन आया, उसको बोला रिवाइज्ड एडिशन। मतलब ये भी किसको दिखा रहा है,
कंप्लीटेड एक्शन को दिखा रहा है। जैसे अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊं ना, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म, कि अमेरिका डेवलप हो चुका है। कैसा कंट्री है? विकसित देश है, विकासशील नहीं है। डेवलपिंग लगाया तो ये एक्शन को अभी भी क्या है? दिखा रहा है कॉन्टिन्यूसली। पता होगा ना बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है ये कैसे एक्शन की बात करता है? कॉन्टिन्यू एक्शन की बात करता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे और कुछ एग्जांपल देखना, जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी उबल रहा है, तो क्या बोलते हैं? बॉइलिंग वाटर। उबल चुका है तो बॉइल्ड वाटर, समझ रहे हो ना? बॉइलिंग वाटर और बॉइल्ड वाटर। उबल चुका है तो बॉइल्ड वाटर, अगर उबल रहा है तो बॉइलिंग वाटर। जैसे हम ये सेंटेंस बोलते हैं ना कि वो खोलते हुए पानी से, उबलते हुए पानी से जला, मतलब वो जल गया उबलते हुए पानी से, ठीक है। उसके ऊपर गिरा, उबलता हुआ पानी था, काफी गर्म था, उससे वो जल गया, तो क्या बोलेंगे? किससे जला? बॉइलिंग वाटर से जला। जैसे ये होता है ना बच्चे, मशीन है, उसको हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन मतलब कपड़े धोने वाली मशीन। वॉश प्लस आईएनजी लगा है, तो फिर से ये क्या दिखा रहा है भाई? मशीन मतलब नाउन हो गया तेरा, उसको हमने मशीन नाम दिया हुआ है, और वॉशिंग क्या हो गया? एक्शन हो गया। पर कैसा एक्शन है? जिसको हम डेली करते हैं, ठीक है, धो रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन। इसलिए अगर कपड़े धुले हुए हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं? वॉश्ड क्लॉथ। क्लॉथ फिर से क्या हो गया? नाउन, और वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ने इसकी क्या बताई? विशेषता बताई, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे, रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। जैसे बोलते हैं ना, कौन सी क्लासेस के लिए जा रहे हो? स्पोकन क्लासेस के लिए जा रहे हैं। स्पीकिंग क्लासेस नहीं होता, स्पोकन क्लासेस होता है। स्पोकन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंग्लिश का जो बोलने वाला रूप है ना वो बन चुका है, तैयार हो चुका है, इसलिए हम बोलते हैं कैसी इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश। लिखने वाला भी जो उसका पैटर्न है वो तैयार है हमारे पास, ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर है, इसलिए हम बोलते हैं रिटन इंग्लिश, ठीक है ना। जैसे राइटिंग पैड होता है जिसपे हम लिखते हैं, राइटिंग पैड, उसको हम राइटिंग पैड बोलते हैं। पैड फिर से नाउन, राइटिंग क्या हो जाएगा? आईएनजी, एडजेक्टिव का काम कर गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्या बताया मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आपका एडजेक्टिव का काम करे, मतलब नाउन से पहले आए, जैसे इसके अंदर आ रहा है, उसको आप नाम दोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसको आप बोलोगे पास्ट पार्टिसिपल। जरा एक चीज समझना, अगर मैं इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का वेन डायग्राम बनाऊं ना बच्चे, वेन डायग्राम समझना, ये मिटा रहा हूं मैं, अगर नोट नहीं किया था तो वीडियो के बैक जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का, तो ये नाउन, ये प्रोनाउन, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, और यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लिखा। अब बात को समझना, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना बच्चे, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि सेंटेंस के अंदर नाउन का काम भी कर लेती है। नाउन का काम कर लेती है इसलिए हमने इसको नाउन वाले गोले में रखा है। ये सेंटेंस के अंदर वर्ब का काम तो करती है, हमें पता है, कंटिन्यू एक्शन को दिखाने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का काम लेते हैं। और साथ के साथ अभी हमने जाना ये सेंटेंस के अंदर किसका भी काम कर देती है? एडजेक्टिव का भी काम कर देती है। एडजेक्टिव का काम करने के कारण इसको हमने इस सर्कल के अंदर लिखा। तो ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, ये ध्यान से देखना, ये वाली जो जगह है ये तीनों सर्कल में कॉमन है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस के अंदर नाउन का भी काम करती है, वर्ब का भी काम करती है, और साथ के साथ किसका भी काम करती है? एडजेक्टिव का काम भी करती है। अगर मैं वहीं पे एक ऐसा डायग्राम बनाऊं जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाए, तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो मैंने यहां पे लिखा है बच्चे, देख रहे हो ना, ये वाला,
ये वाले हिस्से में। ये वाले हिस्से में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के अंदर नाउन का काम नहीं करेगी, या तो वर्ब का काम करेगी या किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस के अंदर नाउन का भी काम करती है, वर्ब का भी करती है, एडजेक्टिव का भी करती है। नाउन का करेगी तो उसको हम बोलेंगे जीरंड, वर्ब का करेगी तो वर्ब भी है, एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे बच्चे, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, 6 सेंटेंस पे आओ जरा। इस सेंटेंस के अंदर मुझे ये बताना, ये जो वर्ड है ड्राइविंग, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये सेंटेंस के अंदर क्या है, वर्ब है, ठीक है, प्रेपोजिशन है, क्या है, जीरंड है, इन्फिनेटिव है, क्या है, बता रहे हो? तो ये बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये वर्ब से पहले आया। देखो वर्ब से पहले आया है तो किसका काम कर रहा है, नाउन का। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करे, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। ठीक है, जीरंड बोलते हैं। तो ये ड्राइविंग यहाँ पे क्या है, जीरंड है। और ये जो ड्रंकिन है, ड्रंकिन, बात को समझना, ड्रंकिन क्या है, ड्राइविंग, कैसी ड्राइविंग, ड्रंकिन ड्राइविंग। बोलते हैं ना कि पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, मेट्रो में बोलते हैं ना, ठीक है, कि पीकर यात्रा करना दंडनीय अपराध है। तो ड्रंकिन ड्राइविंग, तो कैसी ड्राइविंग, ड्रंकिन ड्राइविंग। तो फिर से इस नाउन की विशेषता बताया, ये ड्रंकिन वर्ड, तो ये यहां पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे, अभी भी मैं बता के आया हूं, तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा। मैं सेंटेंस 4th 5th या 6th तीनों ये मिटाने वाला हूं, नोट कर लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटा रहा हूं बच्चे इसको, लास्ट वाली 3 जो है। आगे बढ़ते हैं जी बच्चे। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है, और पेपर में डिटेक्शन एरर में आया था, और उसने यहाँ पे, मैंने तो लंग लिखा है, एस नहीं है, उसने यहाँ पे लंग्स लिखा हुआ था, एस लगा के लिखा हुआ था, लंग्स, लंग्स कैंसर। यहाँ पे लंग्स नहीं आएगा, लंग आएगा। ठीक है, लंग्स नहीं आएगा, लंग आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बात समझना। बोलते हैं फेफड़े 2 होते हैं ना, तो बोलते हैं कि अगर एक फेफड़े में कैंसर है तो लंग आएगा। बच्चे बोलते हैं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, अगर दोनों फेफड़ों में है तो बोलते हैं लंग्स आएगा। जैसे सर्जरी एक आंख से कराई तो बोलते हैं आई सर्जरी होगा, एक से ज्यादा आंख में कराई तो आईज सर्जरी बोलते हैं। जैसे एक घुटने में सर्जरी कराई तो बोलते हैं नी सर्जरी, KNEE होता है ना बच्चे, नी सर्जरी। अगर दोनों घुटनों में सर्जरी कराई तो बोलते हैं नी सर्जरी होगा। बच्चे सरासर गलत है। यहाँ पे जो कैंसर है ये बीमारी का नाम है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है कैंसर। इस कैंसर की विशेषता बता रहा है लंग। ठीक है, तो ये जो है ये लंग नाउन होते हुए भी यहां पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, और जब नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा, हम एडजेक्टिव में डिटेल में पढ़ेंगे, तो कभी भी प्लूरल नहीं आएगा बच्चे, हमेशा सिंगुलर आता है। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। जैसे सुंदर लड़की है, एक लड़की है तब भी सुंदर लड़की है। अगर एक से ज्यादा लड़कियां सुंदर है तो हम सुंदरे लड़कियां नहीं बोलते, तब भी हम क्या बोलते हैं, सुंदर लड़कियां। मतलब जैसे नाउन बॉय है ना बच्चे, इसका मेरे पास प्लूरल भी होता है बॉयज, पर गुड जो कि एडजेक्टिव है, इसका मेरे पास गुड्स नहीं होता। हालांकि गुड्स एक वर्ड है, अलग वर्ड है, वस्तुएं जिसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसे है, तो बट गुड का प्लूरल नहीं होता मेरे पास एडजेक्टिव फॉर्म में। जैसे ब्यूटीफुल है बच्चे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, सुंदर है, तो इसका ब्यूटीफुल्स नहीं होता मेरे पास, ब्यूटीफुल्स नहीं है। मतलब एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं आता। तो चाहे एक फेफड़े में कैंसर है चाहे 2 में है, तो आपको लंग कैंसर ही कहना पड़ेगा। सर्जरी चाहे एक आई में है, ये आया हुआ है पेपर के अंदर, सीजीएल के अंदर, सर्जरी चाहे एक आई में है चाहे दोनों आई में करवाई है, आप आईज सर्जरी नहीं कहोगे, आई सर्जरी ही कहोगे। ज्यादा डिटेल में हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। थर्ड वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होटल। होटल कैसा है भाई, नाउन है, नाउन, होटल, बिल्डिंग को हमने होटल नाम दे दिया।
तो कैसा होटल है? 5 स्टार होटल है। हिंदी में क्या होता है? 5 सितारा होटल। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर में आया हुआ था यही वाला सेंटेंस, 5 स्टार्स होटल करके आया हुआ था। तो बच्चे होटल के पहले अगर 5 स्टार जो भी वर्ड यहाँ पे जो लिखा गया, ये सारा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। ये 5 स्टार्स होटल नहीं होगा, ये 5 स्टार होटल होगा। 5 सितारा होटल होता है, 5 सितारे होटल नहीं होता, 5 स्टार्स नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। ठीक है, सेम यहाँ पे जैसे ये नी सर्जरी था या आई सर्जरी था, ये आई यहाँ पे नाउन होते हुए भी किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का, क्योंकि किसकी विशेषता बता रही है? सर्जरी वर्ड की विशेषता बता रही है। ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर। अभी के लिए इतना ही जानो कि अगर नाउन एज अ एडजेक्टिव यूज होता है तो प्लूरल नहीं आएगा, क्योंकि नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, बॉय का बॉयज हो सकता है, पर अगर एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा तो हमेशा सिंगुलर ही लिखा जाएगा, प्लूरल नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना इंग्लिश कितनी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं? इतनी ही डिटेल के अंदर आगे पढ़ाई जाएगी। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए रखो और पेशेंस रखो। ठीक है, कुछ चीज़ें अभी के लिए अगर नहीं भी क्लियर होती तो बच्चे पेशेंस नहीं खोना यार। ठीक है, आगे जाके क्लियर होंगी। ठीक है, मुझे पता है कोई चीज़ कहाँ पे क्लियर करनी है और किस टॉपिक में क्लियर करनी है। ठीक है, अभी के लिए होल्ड ऑन, पेशेंस बनाए रखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच है। 4th हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है कंजक्शन, लगाएंगे हेडिंग। 5th, कोई पॉइंट अगर ना समझ में आए बच्चे, वीडियो को दोबारा देखो। नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को डाउट भेजो, डाउट की फॉर्म में भेजो, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अलग से वीडियो बनाई जाएगी या अलग से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। आप डाउट, मेरा ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, काफ़ी सारे बच्चों के पास है, जिसके पास नहीं है वो इस नंबर पे डाउट भेज सकते हैं। और बच्चे हाँ, डाउट ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम, ठीक है, कोई बच्चे तो कुछ तो ऐसे हैं कि हाँ सोचते हैं कि मास्टर तो सारा दिन ही बस हमारे लिए ही बैठा है। ठीक है, रात के 10 बजे भी 11 बजे भी डाउट लिख के भेज देते हैं। बच्चे डाउट भेजें, किसी भी टाइम भेजें, दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन मिलेगा, बट जब मेरे पास टाइम होगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी अभी शुरू हो रही हैं और ऑनलाइन भी चल रहा है, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, बाकी किसी को हम कुछ नहीं कह रहे, आप डाउट बिंदास भेजो, जब दिल करे तब भेजो, बट सोल्यूशन उसी टाइम मिले इसकी थोड़े चांसेस कम है। मिलेगा जरूर, हो सकता है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, और हो सकता है उसी भी टाइम मिल जाए अगर मैं फ्री हुआ तो वो चीज़ जरूर रख लेना, दिल पे मत लेना। डाउट भेजो, डाउट भेजते मुझे खुद खुशी होती है कि क्या कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं और अच्छा कराने का प्रयास करता हूँ। अगर डाउट ही नहीं आते तो फिर मेरे को ये रहता है कि यार इनको कोई टेंशन ही नहीं है, जैसा मर्जी कचरा इनको पढ़ा दो, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो डाउट भेजो, बिंदास भेजो, 100 भेजो, 50 भेजो, जितने मर्जी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, 200 भेजो, पर सोल्यूशन हो सकता है टाइम के टाइम मिले या थोड़ा सा लेट भी मिले, तो वो थोड़ा सा देख लेना। अगले पार्ट ऑफ स्पीच की ओर जा रहा हूँ बच्चे, इसको मिटा देता हूँ मैं, जो कि है 5th, कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्चर एक वर्ड होता है बच्चे। कंजक्चर का मतलब होता है संधि या, ठीक है, मिलाना एक दूसरे से, वो होता है कंजक्चर, वहीं से बना है वर्ड कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या है? कंजक्शन जोड़ने का काम करेगा। कंजक्शन 2 वर्ड को भी जोड़ सकता है, 2 सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। ठीक है, मतलब किन्हीं भी चीजों को जोड़ने का काम जो करेगा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, वो हमने दिया हुआ है। काम किसको दिया हुआ है? तो कंजक्शन को काम दिया हुआ है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूं, राम इज रिच, राम इज हैप्पी, राम इज इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे, बोले, ठीक है, समझना। राम इज रिच, राम इज हैप्पी, ठीक है, और एक और जैसे कि राम इज सेटिस्फाइड। ये 3 सेंटेंस बोले मैंने। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, ग्रामर के अंदर क्या बोलता है कि हम तीनों इस सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मैं ये ऐसे बोल सकता हूं, राम इज रिच,
कॉमा हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, ये 3 सेंटेंस लिखने की बजाय मैं इस तीनों बातों को एक सिंगल बात में खत्म कर सकता हूं। क्या बोल के? राम इज रिच, कॉमा हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो ये जो एंड है, इसने इन तीनों को जोड़ने का काम किया, और यही एंड यहां पे किसका काम कर रही है? कंजक्शन का काम कर रही है। तो यही काम दिया गया सेंटेंस के अंदर, किसको? कंजक्शन को, कि आप क्या करो? जोड़ने का काम करो। ठीक है, बात को समझना। चलिए, तो कंजक्शन का क्या काम है? कैसा वर्ड है ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर? जॉइनिंग वर्ड है। जॉइनिंग वर्ड मतलब जोड़ने का काम करेगा। कौन करेगा? कंजक्शन करेगा। पर जोड़ेगा भी तो ऐसा नहीं कि हर बार एंड ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार एंड ही आएगा। हमें ये भी देखना है कि कौन सी सुटेबल प्रेपोजिशन का यूज होगा। जैसे कि मैंने ये बनाया, ही इज इंटेलिजेंट एंड लेजी। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज इंटेलिजेंट एंड लेजी। लेजी है ना, लेजी बोलते हैं, जो सुस्त बोलते हैं। अब वह इंटेलिजेंट है और कैसा है? लेजी है। यहां पे क्या ये सेंटेंस सही है? जरा सोचो एक सेकंड के लिए। बच्चे, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसका कारण क्या है कि एक ही बंदे की 2 क्वालिटी हैं। एक तो इंटेलिजेंट, जो कि पॉजिटिव क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, और एक बैड क्वालिटी है उसकी कि वो लेजी है क्वालिटी ये भी, पर ये बैड क्वालिटी है। तो अब ये अलग तरीके की क्वालिटी है, ये अलग तरीके की क्वालिटी है। एंड से कोई भी वर्ड तब जुड़ते हैं जब दोनों वर्ड सेम हो। सेम का मतलब क्या है? कि दोनों की क्वालिटी सेम हो, तब जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे रिच एंड हैप्पी जोड़ दिया था हमने, सेटिस्फाइड पे जोड़ दिया था, है ना। ही वर्क्स हार्ड बट ही फेल्स आएगा। उसने कठिन परिश्रम किया, एंड ही फेल्स नहीं होगा कि और वो फेल हो गया, किंतु फिर भी वह क्या हो गया? फेल हो गया। ही वर्क्स हार्ड बट ही फेल्स। सेम यहां पे ही इज इंटेलिजेंट एंड लेजी नहीं आएगा। एंड यहां पे एंड की जगह क्या आएगा? बट आएगा। ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी। वह इंटेलिजेंट तो है बट कैसा है? लेजी है। यहाँ पे बट क्यों आया, एंड क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों वर्ड अलग अलग हैं। अलग अलग इन द सेंस दोनों की क्वालिटी अलग है। इंटेलिजेंट एक पॉजिटिव क्वालिटी है, लेजी एक नेगेटिव क्वालिटी है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया बट का। बाकी ज़्यादा गहराई के अंदर हम जब कंजक्शन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब इसके बारे में जानेंगे कि कंजक्शन कितने टाइप की होती हैं, सबॉर्डिनेट होती हैं, कौन सी होती हैं। कंजक्शन के जैसे पेयर होते हैं, नीदर नोर, ईदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब हम पढ़ेंगे कंजक्शन चैप्टर के अंदर। अभी 6th पार्ट ऑफ स्पीच की ओर चल रहे हैं। हेडिंग लगा लेंगे बच्चे कॉपी के अंदर, जो कि है आपका आर्टिकल। आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में टीचर पढ़ाते ही नहीं। या तो पढ़ाते हैं तो बड़ा कम सा पढ़ाते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ाते। बट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आर्टिकल का कोई हिंदी नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हुए गलती क्या करते हैं कि वो हिंदी से रिलेट करके इंग्लिश को पढ़ाते हैं। बच्चे ऐसा नहीं है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग लैंग्वेज है, आप रिलेट करके नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे पढ़ाओ, अदरवाइज हर जगह आप हिंदी 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 करके इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते। अब आर्टिकल शब्द का तो कोई हिंदी नहीं होता, एडजेक्टिव का तो मैंने आपको हिंदी बता दिया, एडजेक्टिव का तो मैंने हिंदी बता दिया कि विशेषण होता है। आगे एडवर्ब का हिंदी बताऊंगा, क्रिया विशेषण होता है। और आर्टिकल का तो कोई हिंदी ही नहीं होता, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, आर्टिकल। क्लास में जब भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आर्टिकल कितने टाइप के हैं, तो आंसर मुझे यही मिलता है कि आर्टिकल 3 टाइप के हैं। क्या आपका भी यही मानना है क्या, आर्टिकल 3 टाइप के हैं? अगर ऐसा मानना है तो आप गलत हैं। आर्टिकल 2 ही टाइप के होते हैं, संख्या में 3 जरूर है पर टाइप सिर्फ 2 ही हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल
और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। संख्या में 3 हैं जरूर, ये तो मैं भी कह रहा हूं, ए एन द, पर टाइप सिर्फ 2 ही होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट कौन सा है, तो केवल एक ही, जो कि है आपका द, और इनडेफिनेट कौन सा है, ए एंड एन। ठीक है, ये आपके इनडेफिनेट है। चलिए चलिए, तो बच्चे आर्टिकल जैसा कि बताया कि 2 ही टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। संख्या में 3 जरूर होते हैं, टाइप सिर्फ 2 ही हैं बच्चे, डेफिनेट और। डेफिनेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, बताओ जरा, बोलो। डेफिनेट हिंदी में होता है निश्चित। ठीक है, निश्चित का मतलब क्या, भी समझ में आएगा। इनडेफिनेट क्या है, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, तो डेफिनेट में केवल द है, इनडेफिनेट में केवल ए और एन है। सबसे पहले आप डेफिनेशन इनडेफिनेट की चलो देखते हैं। इसका मतलब होता है कि ये किस में यूज होता है, वन के केस में यूज होता है, जहां पे कोई भी नाउन एक को दिखा रहा है, अकेले को दिखा रहा है, वहां पे यूज होगा किसका, ए या एन का। अब ए का होगा, एन का होगा, ये हम अभी थोड़ा सा आगे देखेंगे, बट वहां पे यूज होगा, किसका यूज होगा, तो ए या एन का यूज होगा। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास कार है, तो इसका अब ट्रांसलेशन करें, ये जो 15 दिन में इंग्लिश सीखें, 20 दिन के अंदर स्पोकन सीखें, ये जो सिखाते हैं, ये सिखाते हैं आई हैव कार, मेरे पास कार है। बच्चे इंग्लिश के अंदर मेरे पास कार है का इंग्लिश ये नहीं बनेगा, आई हैव कार, समझना है ना। ये तो वैसा हो गया, मेरे पास माँ है, गाड़ी है, बंगला है, आई हैव कार, आई हैव मदर, ऐसा नहीं है। इंग्लिश के अंदर ये ऐसा होगा, आई हैव अ कार, आ लगाना पड़ेगा। अब एक बच्चा बोला क्लास के अंदर कि सर ऐसे तो फिर इसका हिंदी ये निकलेगा, मेरे पास एक कार है। भाई वो हिंदी क्या है, ये इंग्लिश है, यहां पे तुझे लगाना पड़ेगा आई हैव अ कार। समझ रहे हो। तो आर्टिकल और ए क्यों आया, क्योंकि ये अकेला कार है, एक सिंगल है। अगर ये प्लूरल होता तो फिर ए नहीं आता, फिर क्या आता वो हम आगे देखेंगे। ए नहीं आएगा, ना ही एन आएगा अगर ये कार्स होता, क्योंकि एक के मीनिंग में यूज होता है किसका, ए और एन का। जैसे बोलते हैं ना बच्चे, डोंट टेल आ लाई, डोंट टेल आ लाई, मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एक झूठ मत बोलो, डोंट टेल आ लाई। अगर ए का मतलब एक ही निकालना है तुम्हें हर कंडीशन के अंदर, हिंदी अलग है बच्चे, इंग्लिश अलग है। डोंट टेल आ लाई ही होता है, ठीक है, डोंट टेल लाई नहीं होता, डोंट टेल आ लाई ही होता है। जैसे बोलते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एक समय का मतलब ये नहीं कि एक बजा हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम, ये फ्रेज है, तुम्हें वंस अपॉन अ टाइम भी बोलना पड़ेगा। तो अगर बोलना है ना मेरे पास गाड़ी है, तो आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव कार नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना। तो किसके अर्थ में यूज होता है आर्टिकल ए और एन, ए के अर्थ में यूज होता है। और दूसरी बात क्या है बच्चे कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ए या एन आएगा, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है कि अगर एक लड़का है तो आप ए या एन लगा सकते हो, हालांकि बॉय के साथ एन नहीं आता, ए आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सिंगल है, सिंगल एक लड़की है, एक लड़का है, एक किताब है, तो ए या एन यूज कर सकते हैं। अगर प्लूरल है तब यूज नहीं होगा, किसका, ए या एन का। जैसे कि देखना, ही इज अ सिंगर, सिंगर क्या है, नाउन, ए क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल आया तो नाउन आएगा, अभी बता के आया हूं। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का भी कोई वजूद नहीं है। तो ही इज अ सिंगर बिल्कुल सही है, दे आर अ सिंगर्स गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगर्स क्या है, प्लूरल है, यहां पे हम ए का यूज नहीं कर सकते, दे आर सिंगर्स, ये ठीक होगा। जो दा है ना बच्चे, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है। एससीएन का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब जो दा है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, और दा जो है ये प्लूरल के साथ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बॉय है तो ए बॉय ही होगा, बॉयज है तो ए बॉयज नहीं होगा, दा बॉयज हो सकता है। बुक है तो ए बुक ही होगा, बुक्स है तो ए या एन बुक्स नहीं हो सकता,
द बुक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ गए होंगे कि द सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, प्लूरल के साथ भी, परंतु ए और एन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा। ए और एन किसके साथ नहीं आ सकता, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आ सकता। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस मैंने आपको समझा दिया कि पहला सही है परंतु दूसरा गलत था, क्योंकि सिंगर्स के साथ किसका यूज किया हुआ था, ए का यूज किया हुआ था। ठीक है, थर्ड में चलते हैं, कम्स विद नाउन्स विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप ये समझना। इस पे होल्ड ऑन करते हैं थर्ड पॉइंट पे। फोर्थ एक पॉइंट है, ये समझ लेते हैं। डू नॉट कम, ये मैं लिख रहा हूं, डू नॉट कम विद अनकाउंटेबल नाउन। डू नॉट कम विद अनकाउंटेबल नाउन, इसका मतलब क्या है कि जो ए और एन है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता। अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं, जिनको बच्चे गिना नहीं जा सकता। जैसे ये वाला एग्जांपल आप देख रहे हो थर्ड, इसमें क्या है, शी गेव एन एडवाइस, यहाँ पे एन एडवाइस नहीं होगा बच्चे। एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे वाटर है अनकाउंटेबल है, एक पानी दो पानी थोड़ी बोलते हैं हम। ठीक है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ ए एन नहीं आ सकता। ठीक है, अगर इसको आपने लगाना है, ए और एन का जबरदस्ती यूज करना ही चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस बोल सकते हो। अगर एक सलाह दी तो अ पीस ऑफ एडवाइस, दो दी तो टू पीसेस ऑफ एडवाइस, ये बोल सकते हो। अनकाउंटेबल के साथ ए और एन का यूज नहीं होता। ज्यादा डिटेल में आप आगे नाउन चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। परंतु जो दा है वो काउंटेबल के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है। द एडवाइस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ए एडवाइस नहीं होगा। ठीक है, तो दा क्या है, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी। ए और एन सिर्फ सिंगुलर के साथ आएगा, प्लूरल के साथ नहीं आएगा। ए और एन अनकाउंटेबल के साथ नहीं आ सकता, दा काउंटेबल के साथ भी आ जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ भी आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि दा ससुरा कहीं भी फिट हो जाता है, परंतु ए और एन नहीं हो पाते। ठीक है, अकेले है ना तो कहीं फिट नहीं हो पाते। अगला क्या है, यहां पे पॉइंट क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट, ये मैंने स्किप करवाया था, कम्स विद नाउन्स विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है, ऐसा नाउन जिसके बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, तो उसके साथ ए और एन का यूज हो सकता है। ठीक है, उसके साथ ए और एन का यूज हो सकता है। चलिए, तो हाँ, तो कम्स विद नाउन्स विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, जिसके बारे में फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसके लिए यूज होगा ए और एन का। और कम्स विद नाउन्स विच आर, बच्चे ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, ये सेम लिखा गया है, विच आर ऑलरेडी, या इसको पूरा ही चेंज कर लेते हैं, कम्स विद नाउन दैट have already been introduced। इसका मतलब क्या है, पेशेंस रखना, समझ में आएगा। ए और एन उन नाउन के साथ आता है जिसका हम फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और जिसका इंट्रोडक्शन दिया जा चुका है उसके साथ क्या आएगा, दा आएगा। जैसे कि ये एक मार्कर है, लेट्स सपोज, इसके बारे में पहली बात बोल रहा हूं, आई हैव बोट आ मार्कर। मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने क्या खरीदा, मार्कर खरीदा। ठीक है, तो अगली लाइन में जो मैं बोलूंगा तो मैं आ मार्कर नहीं लगाऊंगा। अगली लाइन में इसके बारे में अगर मुझे कुछ भी बताना है तो मैं द मार्कर बोलूंगा। आई हैव बोट अ मार्कर, द मार्कर इज वेरी कॉस्टली। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आई हैव बोट अ मार्कर, आ मार्कर बोला मैंने, और अगली बार इसके बारे में जो कुछ भी बताया है ना, तो क्या यूज किया, द मार्कर इज वेरी कॉस्टली। मैं ये भी बोल सकता था इट इज वेरी कॉस्टली, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। बट अगर मैं मार्कर से ही सेकंड सेंटेंस बना रहा हूं तो आ मार्कर इज कॉस्टली नहीं बोलूंगा, द मार्कर इज कॉस्टली बोलूंगा, क्योंकि ये मार्कर अब कॉस्टली जो मैंने बोला ये अब डेफिनेट बन गया। इसका मतलब क्या है कि जब मैं पहली बार इस मार्कर के बारे में बता रहा था तो आपके लिए डेफिनेट नहीं था, ये इनडेफिनेट था कि मैंने एक मार्कर खरीदा। ठीक है, अब जो अगली लाइन में बोलूंगा आपके दिमाग में एक छवि बन गई, अच्छा सर ने एक मार्कर खरीदा, अब मैंने बोला द मार्कर इज कॉस्टली। अब ये आपके दिमाग में बैठ गया कि अगली ही लाइन जो बोलेंगे मार्कर के बारे में ही बोलेंगे, इसलिए यूज किया द मार्कर इज कॉस्टली। मैं इट इज वेरी कॉस्टली भी बोल सकता था, ये भी कोई गलत नहीं है, सही है। बट अगर मैं दा लगा रहा हूं तो द मार्कर इज कॉस्टली होगा। जैसे मैंने ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देखना, फोर्थ वाला सेंटेंस है। ठीक है,
मैंने बोला वंस अपॉन अ टाइम, जैसे ही मैंने बोला वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, आपने बोला कि एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, सेंटेंस पूरा हो गया। अब अगर मुझे अगला सेंटेंस राजा के बारे में कहना है, ही इज वेरी काइंड, या ही हैज 2 सन, ही हैज 3 डॉटर, ऐसा कुछ कहना है, मैं या तो ही से शुरू कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है कि ये ही किंग के लिए आया होगा, मुझे पता चल गया, ठीक है। अगर मुझे किंग का ही यूज करना है ना अगले सेंटेंस में ही, तो मैं क्या बोलूंगा, द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट, या किंग वॉज वेरी वाइज। इसका मतलब क्या है कि मैंने फर्स्ट टाइम जब इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने क्या यूज किया, आ किंग यूज किया। अगले सेंटेंस में प्रोनाउन का रूल लगा के यहाँ पे ही यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मुझे किंग का यूज करना है तो मैं द किंग करूंगा, क्योंकि ये किंग अब क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। समझ में आया होगा कि कम्स विद नाउन विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस, जिनके बारे में पहला इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उनके लिए ए और एन आएगा, और कम्स विद नाउन दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा चुका है, उसके लिए किसका यूज होगा, तो द का यूज होगा। अगला पॉइंट यहां पे का लिखा हुआ देखना, कम्स विद नाउन्स दैट आर डेफिनेट एंड दैट कैन बी विजुअलाइज्ड और पॉइंटेड आउट। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ये एक सेंटेंस बोला, तो आप इस किंग को ना अपने दिमाग में विजुअलाइज करने लग जाते हो। इसके बारे में है ना एक कहानी से बन जाएगी, जैसे बचपन में कहानियां सुनाते थे ना, दादी सुनाती थी कहानियां कि एक समय की बात है, एक राजा था, तो आप दिमाग में उसको विजुअलाइज करने लगते हो। तो इसलिए अगले ही सेंटेंस के अंदर क्या बोलते हैं कि राजा बड़ा दयालु था, द किंग वॉज वेरी काइंड, ठीक है, इसलिए द का यूज करते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, दैट कैन बी पॉइंटेड आउट। पॉइंटेड आउट क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं पॉइंटेड आउट कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला स्विच ऑफ द फैन, जैसे एक लड़का मेरे सामने बैठा है, मैंने उसको बोला स्विच ऑफ द फैन। अब ऑब्वियसली अगर वो इस रूम में बैठा है तो मैं उसको पॉइंटेड आउट ही कर रहा हूँ कि मैं किस फैन के बारे में बोल रहा हूँ, वो समझ रहा होगा। ऐसा थोड़ी कि फैन अगली बिल्डिंग में है और उसको मैं बोलूंगा स्विच ऑफ द फैन। मैंने क्या किया, पॉइंटेड आउट किया। जैसे एक लड़का पीछे बैठ रहा है, उसको मुझे बुलाना है, लेट सपोज मैं क्या बोलूंगा, एक दूसरे लड़के को अगर मैं कह रहा हूं तो मैं बोलूंगा द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू, है ना, बुलाओ उसको, है ना, द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तो फिर से मैंने इसके लिए क्या किया, पॉइंटेड आउट किया, है ना, समझ रहे हो ना, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन। तो ये सारे पॉइंटेड आउट एक्शन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, ठीक है, बात को समझना। तो फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी होगा। ही इज अ वेरी गुड डांसर, कोई दिक्कत नहीं है। डांसर क्या है, यहाँ पे नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी आगे पढ़ोगे आप, एडवर्ब है, ए क्या है तो आर्टिकल है, आर्टिकल आया तो क्या भी आएगा, नाउन भी आएगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ सेंट नियर बाय द पैलेस ऑफ द किंग। अब यहाँ पे जो किंग है ना, उसके लिए दा का यूज हुआ, क्योंकि ये किंग क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। हम किसी भी अरे गहरे संत की बात नहीं कर रहे, उस सेंट की बात कर रहे हैं जो राजा के पैलेस के कहां रहता था, नजदीक रहता था, इसलिए हमने यहाँ पे द किंग यूज किया और यहाँ पे आ सेंट। कोई आरा गहरा कोई एक सेंट होगा जो किसके महल के पास रहता है, किंग के महल के। अगला लाइन अगर मैं सेंट से शुरू करूंगा ना, इस संत के बारे में अगर मैं कुछ एक दो लाइन बताऊंगा मान लो, तो फिर अगले लाइन में मैं द सेंट यूज करूंगा, क्योंकि सेंट वहां पे अब क्या बन जाएगा, डेफिनेट बन जाएगा। आपको इसके बारे में मालूम चल गया कि एक संत की बात हो रही है जो किसके पास रहता था, तो राजा के महल के पास रहता था, ठीक है। तो ये आर्टिकल के बारे में था। अभी मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि कहाँ पे ए यूज होता है और कहाँ पे एन यूज होता है, ठीक है। तो बात को समझना बच्चे, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर आर्टिकल समझ में नहीं आता, या आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल इसलिए समझ में नहीं आता, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं है, ठीक है। इसका एक ना तो कोई हिंदी होती है आर्टिकल की, कोई हिंदी नहीं होती बच्चे, ठीक है। अब जो हिंदी से रिलेट करके पढ़ाएगा उसके लिए आर्टिकल पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस आपसे पूछूँ ना कि माता तुम्हें बुला रही है, ठीक है, कि माता तुम्हें बुला रही है, तो अब इसका इंग्लिश बच्चे ये बनाते हैं जो, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश को पढ़ते हैं, मदर इज कॉलिंग टू यू, माता तुम्हें बुला रही है, इसका इंग्लिश ये बनाते हैं। बट यहाँ पे बच्चे कॉलिंग के साथ टू नहीं आएगा, ये नहीं कि तुम्हें बुला रही है या तुमको बुला रही है तो कॉलिंग के साथ हम टू लगाएंगे। मदर इज कॉलिंग टू यू, माता तुम्हें बुला रही है, इसका इंग्लिश सिर्फ यही होगा, मदर इज कॉलिंग यू,
ठीक है, कुछ तो ये कर लेते हैं कि आ मदर दा मदर लगा देते हैं, ये भी नहीं आएगा। आगे जब आप आर्टिकल डिटेल के अंदर पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे कि जितने भी क्लोज रिलेशन होते हैं या ब्लड के जो रिलेशन होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। आ मदर दा मदर नहीं कहते, है ना। तो मदर इज कॉलिंग यू, माता तुम्हें बुला रही है, इसका इंग्लिश जो है वो सिर्फ यही बनेगा, मदर इज कॉलिंग यू, माँ आपको बुला रही है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं कि कहां पे आर्टिकल ए आता है और कहां पे आर्टिकल एन आता है। चलिए तो बच्चे ए किसके साथ आएगा, एन किसके साथ आएगा, ये देख लेते हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके साथ आएगा ए, जब वोवल साउंड है तो उसके साथ आएगा एन। जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश के अंदर 26 लेटर हैं जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट है और 5 क्या है, वोवल है। तो वोवल साउंड के साथ एन आएगा और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आएगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हम थोड़ा सा हिंदी का सहारा ले लेते हैं कि ए से लेकर औ तक अगर साउंड है हिंदी में तो एन लगाओ। अंग्रेज इससे नहीं सीखता, अंग्रेज कैसे सीखता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा, बट हम कैसे कर रहे हैं, ए से लेकर औ तक आएगा तो एन लगाओ, क से ग्या तक आएगा तो ए लगाओ, अ से ओ तक कौन सा आ जाएगा बच्चे, ये वाले आ जाएंगे, अ आ ई उ औ ए ओ औ। अगर किसी वर्ड का प्रोनंसिएशन इनसे बन रहा है तो आप उसके साथ एन लगाएंगे, अदरवाइज ए लगाएंगे। अंग्रेज जो इंग्लिश की लैंग्वेज है ना, ब्रिटिशर की जो लैंग्वेज है, वो इससे नहीं सीखे, वो कैसे सीखे वो भी मैं बताऊंगा। तो जिनका प्रोनंसिएशन इससे होगा उसके साथ लगाओगे एन और बाकी सबके साथ लगाओगे ए, ठीक है। कैसे देखना, ऑरेंज, ऑरेंज इसका प्रोनंसिएशन किससे है, ओ से है। अगर उससे प्रोनंसिएशन हुआ तो क्या लगाना है बच्चे, एन लगाना है, ठीक है। ईगल, 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 ठीक है, तो ईगल एन लगाओगे, ठीक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो प्रोनंसिएशन किससे है, अ से है, तो क्या लगाओगे भाई, एन लगाओगे, अम्ब्रेला अ, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यू नहीं है उस सारणी में, देख रहे हो, तो इसलिए यहाँ एन नहीं, यहाँ क्या लगाओगे, ए लगाओगे। ये है यूरोपियन, यूरोपियन कंट्रीज है ना बच्चे, जर्मनी है जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। तो यूरोपियन, ब्रिटेन भी क्या पहले यूरोपियन यूनियन में आता था, यूरोपियन यू में आ रहा है तो एन नहीं, ए लगाओगे। 1 रुपी कोइन, ये HSSC में है वो सवाल है, 1 रुपी, वो है तो क्या लगाओगे बच्चे, ए लगाओगे। 1 रुपी कॉइन, इसको ऑन रुपी कॉइन नहीं बोलते, 1 रुपी कॉइन बोलते हैं। ओनेस्ट मैन, ठीक है, इसको अब होनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ओनेस्ट मैन। ओनेस्ट, ओनेस्ट मतलब किसका साउंड दे रहा है, ओ का, तो क्या आएगा एन। ईयर, ईयर कान वाला, ईयर तो एन। अब ये जो है इसको अब कुछ बच्चे ईयर पढ़ते हैं, ईयर नहीं होता बच्चे, ये यर होता है, यर। ही इज 5 year old, ईयर नहीं होता, यर होता है, यर। यर होने के कारण इसको इसके आगे हम लगाते हैं ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते, ठीक है। तो यर, ईयर नहीं है, यर है, इसलिए ए आएगा। एमपी, एमपी, ठीक है, एमपी, 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 इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। डीएसपी, डीएसपी तो क्या आएगा, ए आएगा। एमएलए भी होगा ना बच्चे, एमएलए, तो उसके साथ भी क्या आएगा, एन आएगा। एमएलए, एमएलए ए वाला साउंड देगा, ठीक है। यू, ये ईवीई है ना, इसको पढ़ते हैं बच्चे यू कौन होती है, जैसे मादा भेड़ होती है ना, शिप जो होती है, एक शिप जो नर भेड़ है, मादा भेड़ जो होती है उसको यू बोलते हैं। यू, चाहे इसकी शुरुआत ई से है बट इसके साथ क्या आएगा, ए, क्योंकि इसको पढ़ते हैं यू, ईव नहीं पढ़ते, यू होता है, मादा भेड़ बोलते हैं। अब अंग्रेज कैसे सीखा होगा, अंग्रेज को क्या मतलब क ज्ञ से, तो हमने अपनी सहूलियत के लिए कर लिया ना। अंग्रेज कैसे इसको सीखता है समझना, मैं मिटा देता हूँ ये आगे वाला। अंग्रेज इसको कैसे याद रखते हैं कि एन आएगा, ए आएगा, समझना। अब ऑरेंज है, ऑरेंज के आगे हमने लगाया एन। अब देखना, ऑरेंज, अगर मैं यहाँ पे अ लगा दूं ना, अ, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, ऑरेंज, अ और ओ, अ ऑरेंज, है ना। अगर अंग्रेज अब ऐसे नहीं पढ़ता ना, हम पढ़ते हैं आई हैव एन ऑरेंज, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, इतना गैप देके। वो बड़े एक्सेंट के अंदर बोलते हैं, फ्लो के अंदर, आई हैव ऑरेंज,
ठीक है, इतनी स्पीड के अंदर बोलेगा वो। इसलिए हम बोलते हैं ना कि उनका इंग्लिश हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके वर्ड में गैप नहीं होता बच्चे। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, मेरा अगला वर्ड और एक वर्ड और अगले वर्ड में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही गैप है, इवन गैप ही नहीं है, मैं इकट्ठा स्पीड में बोल रहा हूँ फ्लो के अंदर, ठीक है, गैप नहीं आ रहा। बट जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम एक वर्ड पहले बोलते हैं, फिर 10-15 सेकंड का आराम से गैप लेते हैं और फिर अगला वर्ड बोलते हैं, इसलिए हमारे वर्ड के अंदर गैप आता है। तो वो जब इसको पढ़ेगा उसको ऑरेंज पढ़ेगा। ऑरेंज मतलब ए का साउंड और ओ का साउंड उसका क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, इकट्ठा आएगा। इसलिए यहां पे क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है, कि ताकि इसके साउंड में और इसके साउंड में अलग अलग दिखाई दे, कि ये इसके साथ मिक्स ना हो। समझ पा रहे हो, एन ऑरेंज। अब इसको इकट्ठा मिलाया नहीं जा सकता, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, कितना भी स्पीड में आप बोल लो, एन अलग दिखेगा, ऑरेंज अलग दिखेगा। अगर मैं एन ना लगाऊं ना, सिर्फ ए ही लगाऊं, तो ऑरेंज, 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 मतलब इसका साउंड और इसका साउंड आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, आपको ये अलग नहीं दिखेगा, ए और ऑरेंज। ठीक है, सेम ऐसे ही है ईगल। अब देखना, अगर मैं ए लगा दूं इसके साथ तो क्या बनेगा, आईगल, 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 आईगल। अगर मैं फ्लो के अंदर बोलूंगा, स्पीड के अंदर बोलूंगा, तो अ ईगल नहीं आएगा, ये तो मैं गैप देके बोल रहा हूं, ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, आईगल, आईगल, आईगल। इसलिए इसके साथ क्या लगाया गया, एनीगल। एक कॉन्सोनेंट वाला भी देख लेते हैं, जैसे ये है। अब देखो इसका साउंड अलग है, आ 1 रुपी, आ 1, आ 1, कंबाइन हो नहीं सकता। ये आ का साउंड है, ये वा का साउंड है, कैसे कंबाइन करोगे। ठीक है, तो इसलिए यहां एन लगा लो तब भी अलग ही रहेगा, इसलिए यहां एन लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और देख लो, ऑनेस्ट, 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 ए का साउंड और ओ का साउंड आपस में ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। अब कितना भी स्पीड में बोलो, जरा खुद ट्राई कर लो, एन और ऑनेस्ट का साउंड आपस में ओवरलैप नहीं होने वाला। एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, न वाला साउंड एक अलग आएगा ही आएगा। इसलिए अंग्रेज क्या बोलता है कि भाई साउंड ओवरलैप ना हो, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ बोलता है ए लगाओ, और वोवल साउंड के साथ क्या बोलता है, एन लगाओ। आप समझ पाए होंगे, नहीं तो अपना देसी जुगाड़ है यार, इसको याद रखो। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच बचे हैं बच्चे, प्रेपोजिशन, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। ये हम अगली वीडियो में करेंगे। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि वीडियो सर लंबी हो रही है, इतनी लंबी वीडियो देखी नहीं जाती। अब कराऊंगा वो कैब, इसको मिटा दूंगा, वो कैब के वर्ड लिखूंगा। मैंने पीडीएफ ग्रुप के अंदर डाली हुई है, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंची या किसी ने डाउनलोड नहीं की तो मैंने नंबर लिखा था बच्चे वीडियो में, मैसेज छोड़ देना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए, ये कुछ वो कैब है बच्चे, पीडीएफ भी आपने खोली होगी, नहीं तो ये इधर देखेंगे समझेंगे। सबसे पहला है ब्रेन चाइल्ड। ठीक है बच्चे, ऐसे ही नहीं वैसे ही बताऊंगा कि परटब का मतलब तंग करना है, तो फिर ये तो मैं पीडीएफ दे ही रखी है, समझेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इत्मीनान से समझना। पहला वर्ड है ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति का विचार। जैसे कि इस इंस्टीट्यूट का नाम कैरियर एलिवेट है, ठीक है, मान लो ये कैरियर एलिवेट का नाम मैंने ही रखा है, लेट्स सपोज, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये नाम मेरा खुद का क्या है, ब्रेन चाइल्ड है, मतलब मेरे ही दिमाग से निकला है, किसी और का कॉपी नहीं है, किसी और ने नहीं दिया। तो उस आविष्कार, उस इन्वेंशन को, ठीक है, उस आइडिया को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेन चाइल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मार्कर है, इस मार्कर को नाम मान लेते हैं, मार्कर आपने दिया, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो नाम है ना इसका, ये मेरा खुद का क्या है, ब्रेन चाइल्ड है। समझे, ब्रेन चाइल्ड मतलब खुद का विचार, किसी का कॉपी नहीं है, खुद के दिमाग की ही उपज है, उसको हम ब्रेन चाइल्ड बोल सकते हैं, पेटेंट करवा सकते हैं हम। ठीक है, अगला है चाइल्डिश। अब चाइल्ड से रिलेटेड दो है मेरे पास, एक चाइल्ड लाइक है, ये ए का मतलब एडजेक्टिव है बच्चे, ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, बच्चे दो टाइप की हरकतें करते हैं, एक मासूमियत भरी करते हैं और एक बेवकूफ़ी भरी करते हैं, और बच्चों की बेवकूफ़ी भी अच्छी लगती है हमें, है ना। तो ये दोनों वर्ड वही उसी मीनिंग पे बेस्ड है। चाइल्ड लाइक मतलब बड़ा इनोसेंट सा, जैसे हम बड़ा प्यारा सा, बड़ा मासूम सा, वैसा अगर किसी का व्यवहार है तो बोलेंगे चाइल्ड लाइक व्यवहार है। अगर उसकी स्माइल बिल्कुल इनोसेंट सी है, बिल्कुल प्यारी सी है, तो हम कैसे बोलेंगे, चाइल्ड लाइक स्माइल है। ठीक है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी थे जिनकी अभी डेथ हुई है, ठीक है, कंट्रोवर्सी, तो उनकी स्माइल कैसी स्माइल थी, चाइल्ड लाइक थी, इनोसेंट स्माइल थी। ठीक है, और बच्चे जो बेवकूफ़ियाँ बड़ी हरकत करते हैं, जैसे बच्चे जो हरकतें करते हैं उनकी हरकतें हमें अच्छी कर लगती हैं, अगर वही हरकतें बड़े करें, ठीक है,
तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, वो बेवकूफ़ी भरा व्यवहार लगता है, तो उसको हम बोलते हैं चाइल्डिश, है ना। दुनिया भर की अब आगे गालियाँ दे दो, फुलिश, स्टूपिड, आइडियोटिक, ये सब इनके क्या है, सिनोनियम है, ठीक है, चाइल्डिश के। थर्ड वर्ड हो गया चाइल्ड लाइक। फोर्थ है जेंटील। जेंटील का मतलब होता है विनम्र व्यवहार या उच्च वर्ग से संबंधित, ऑफ हाई क्लास, दो मीनिंग होते हैं इसके, उसको बोलते हैं जेंटील। जैसे मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, जेंटलमैन आर जेंटिल, ठीक है, जेंटील, सॉरी, जेंटलमैन आर जेंटील। जेंटील का मतलब क्या है, विनम्र व्यवहार, ठीक है, बीइंग वेरी पोलाइट, और दूसरा मतलब क्या है, उच्च वर्ग से संबंधित, ऑफ वेरी हाई क्लास, उससे संबंधित है, ठीक है। जैसे अंग्रेजों ने जेंटलमैन की एक छवि क्या बना रखी है ना, वो टाई और कोट अगर पहना हुआ है तो उसको जेंटलमैन बनाता है। जैसे लेडी की एक जो अंग्रेजों की नज़र में है ना, लेडी के लिए एक इन्होंने क्या एक इमेज बनाई हुई है कि वो स्कर्ट पहनी है, हैट है ना, और पर्स है उसके यहाँ, तो उसको बोलता है कि हाँ कि वो एक ठीक लेडी है ना, जेंटल, जैसे जेंटलमैन के लिए कोट एंड, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो अब जरूरी नहीं है कि वैसा ही है ना, कि अब हर सोसाइटी में वैसा ही हो, तो क्या साड़ी पहनी हुई महिलाएं क्या वो अच्छी नहीं होती क्या, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने एक अपनी एक इमेज दे रखी है कि हाँ कि कोट और वो टाई वगैरह पहना हुआ बंदा ही जेंटलमैन होगा, धोती कुर्ता या उनमें है ना अपनी जो वेशभूषा है उसमें वो जेंटलमैन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो अंग्रेजी का ही शब्द है, तो जेंटील मतलब जेंटलमैन, जेंटलमैन उन्हीं को बोलता है ये, ठीक है। जेंटलमैन और कैसे होते हैं, जेंटिल होते हैं, मतलब विनम्र व्यवहार के होते हैं, और किससे संबंधित है, तो उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं, ऑफ वेरी हाई क्लास, ठीक है, जिसको हम नोबल भी कहते हैं बच्चे, ठीक है। और एक और वर्ड है जेंट्री। जेंट्री भी क्या होता है, कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग से संबंधित एक वर्ड होता है जेंट्री, ठीक है, ये वाला वर्ड भी। आगे बढ़ते हैं, वेन। वेन का मतलब क्या है, दो मतलब है, व्यर्थ या बेकार में, और एक मतलब क्या है, घमंडी। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, शी इज वेन इन वेन, बोलते हैं ना कि वो फालतू में वो घमंड दिखाती है, बेकार में घमंड दिखाती है, तो शी इज वेन इन वेन। वेन का मतलब एरोगेंट, और इन मतलब, इन वेन मतलब बेकार में, यूजलेस, ठीक है। एक और वर्ड भी अगर इसका सिनोनियम लिखना चाहते हो तो फ्यूटाइल भी लिख सकते हो। फ्यूटाइल का मतलब भी क्या होता है, यूजलेस होता है, व्यर्थ ही होता है ना। जैसे आपने किसी काम के लिए प्रयास किया और भरसक प्रयास किया, फिर भी वो काम नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने व्यर्थ में ही प्रयास किया। मतलब कैसा प्रयास किया, इन वेन एफर्ट था वो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, वेन, है ना। तो एक मतलब इसका क्या भी होता है, घमंडी होता है, एरोगेंट होता है। घमंडी के लिए कुछ और वर्ड भी है, वो भी देख लेना। कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब भी क्या होता है, घमंडी ही होता है, ठीक है। और वर्ड है, जैसे एक यहां लिख रहा हूं बच्चे, सुपरसीलियस, सुपरसीलियस, ठीक है। किसी वर्ड के लास्ट में OUS आए ना बच्चे, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, याद रखना, OUS, है ना। और एरोगेंट, कंसीटेड, सुपरसीलियस, एक और है हॉटी, HAUGHTY, हॉटी, ठीक है, दिख रहा होगा बच्चे, हॉटी, HAUGHTY। और एक और वर्ड है, ये आया हुआ है पेपर में, ऑन हाई हॉर्स, ऑन हाई हॉर्स, है ना। बोलते हैं ना कि अगर बहुत ऊपर बैठा है हॉर्स पे तो क्या है, घमंडी है ना, घोड़े के ऊपर बैठा है। तो ऑन हाई हॉर्स लिंक करने के लिए बता रहा हूँ, ऑन हाई हॉर्स क्या हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। तो घमंडी के लिए मैंने कौन से वर्ड दे दिए, वेन है, एरोगेंट है, कंसीटेड है, सुपरसीलियस है, हॉटी है, और ऑन हाई हॉर्स भी कह सकते हैं। एक और वर्ड का मतलब भी घमंडी या नखरेबाज होता है, टॉफिनोज्ड, है ना। इसको कैसे याद रखता हूँ मैं, टॉफिनोज घमंडी है या नखरेबाज है। बोलते हैं ना कि इसकी नाक टॉफी जैसी बना लेता है बात बात करना, मतलब कैसा है, घमंडी है, नखरेबाज है, याद रखने के लिए बच्चे, ठीक है। हु कंसीडर वनसेल्फ सुपीरियर। और स्नोबिश का मतलब भी क्या होता है, नखरेबाज होता है, स्नोबिश, ठीक है, SNOBBISH। पर्टर्ब, पर्टर्ब का मतलब है तंग करना। देखो ये दोनों वर्ड एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, पर्टर्ब, डिस्टर्ब, पर्टर्ब, डिस्टर्ब, पर्टर्ब, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब तो आप जानती हैं, उसी जैसा एक वर्ड है, क्या है, पर्टर्ब है। आगे आप PDF के अंदर देख रहे होंगे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस शुरू हो गए होंगे, मुहावरे एवं लकोक्तियां, ठीक है। जैसे हिंदी के मुहावरे और लकोक्तियां होते हैं, जैसे आग में घी डालना, आंखों का प्यारा, ठीक वैसे इंग्लिश के मुहावरे और लकोक्तियां होती हैं। ये चार आपके सामने लिखी हैं बच्चे। मैं ये साइड वाला नीचे वाला मिटा देता हूँ।
ये वाला 4 आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, 8 से लेकर के 11 तक। एप्पल ऑफ वन साइड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल पाई ऑर्डर, आफ्टर वंस ओन हार्ट, ठीक है। चारों एप्पल से, तीनों एप्पल से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं ये दोनों कराना चाहूँगा, ठीक है, ये वाली दोनों 8th और 9th क्या है, एप्पल ऑफ वन साइड एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। बाइबल में एक कहानी है, बाइबल जो कि क्रिश्चियन ईसाई धर्म की बुक है, एप्पल से रिलेटेड, कि एडम और ईव नाम के प्रेमी होते हैं, एडम और ईव, और ये स्वर्ग में रह रहे होते हैं बड़े आराम से, ठीक है। इन दोनों कहावतों का मतलब समझाऊंगा मैं, कहानी सुनना। बड़े मजे से स्वर्ग में रह रहे होते हैं, और भगवान ने इनको कहा होता है, ईसा मसीह जो भी क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म के लोग मानते हैं, कि जो कुछ भी हो जाए कर लेना, परंतु ये एप्पल मत खाना। इनको एक एप्पल दिया और बोला कि ये एप्पल मत खाना, कुछ भी हो जाए, बाकी जो मर्जी करना, अगर खाया तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, ठीक है, ईसाई धर्म के अंदर। तो अब जो चीज मना की जाए ना करने के लिए, वो करने का तो मन 100% करता है ना, कि अगर बोल दिया जाए ना इस रास्ते नहीं जाना, तो एक बार तो जरूर जाकर देखोगे, पता नहीं क्या है उस रास्ते, है ना। तो जिस चीज से मना किया, है ना, एप्पल से मना किया था, तो अगर एप्पल से मना किया था तो वो एप्पल खाने के लिए क्या रहते थे, उत्सुक रहते थे कि हाँ कि एप्पल ही खाना है, खाना ही एप्पल ही खाना है। तो अगर आप एप्पल ऑफ वन साई हो, मतलब किसी की आंखों के अगर आप एप्पल हो, बात को समझो ना, तो क्या हो, बड़े प्यारे हो उनके लिए, बहुत डियर हो। जैसे आप अपने पेरेंट के आईज के क्या हो, एप्पल हो, है ना, यू आर एप्पल ऑफ योर पेरेंट आईज, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए, माता पिता हमेशा बच्चे के साथ ही खड़े रहते हैं, बच्चा चाहे निकम्मा हो, कैसा भी हो, हमेशा साथ देते हैं। तो एप्पल ऑफ, है ना, वन साई का मतलब क्या हो जाएगा, आंखों का तारा, समझ है ना। एडम और ईव थे, ठीक है, कहानी रिलेटेड करवाने के लिए, याद करवाने के लिए मैंने बताई, बाइबल में बकायदा है कि क्या ईव को भगवान ने इनको बोला कि सब कुछ करना, एप्पल मत खाना, बट ईव को खाने की इच्छा थी, वो, है ना, डेली उत्सुक रहते थे कि एप्पल ही खाना है, एप्पल ही खाना है। तो अगर एप्पल ऑफ वन साई है तो क्या हो, आंखों का तारा हो। और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, फसाद की जड़, मतलब झगड़े का जो कारण है उसको बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब ही क्या है बच्चे, झगड़ा होता है, झगड़ा। अब ईडम और ईव को एप्पल खाने के लिए मना किया गया था, तो उन्होंने वही एप्पल जो है वो एक बाइट खा लिया, ठीक है, जिसके कारण भगवान ने इनको स्वर्ग से उठा के कहाँ भेज दिया, धरती पे भेज दिया, और बोला कि अब तुम वहीं रहो, वहीं चक्कर काटो, और अपने खाने पीने का सब बंदोबस्त वहीं करो। और वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, वहीं से फसाद की जड़ ये दुनिया चली, है ना। तो एन एप्पल ऑफ, ऐसा ईसाई मानते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो फसाद की जड़, है ना। वो जो एप्पल वाला जो लोगो है ना बच्चे, वो भी कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा एक कटा हुआ है, ऐसा कुछ है ना, देखा होगा आपने। जो एप्पल आईफोन वाली जो कंपनी है ना, उसका भी एक जो लोगो है कुछ ऐसा है, वो एक साइड से एक बाइट कटी हुई है, वो ठीक वही है, एडम एंड ईव वाली वो जो बाइट है, ठीक है, कुछ ऐसा साइन है ना। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या हो गया, फसाद की जड़, कि भाई उनको मना किया था मत खाना, नहीं तो धरती के चक्कर लगा के उन्होंने खा लिया, तो वहीं से सारा फसाद की जड़ शुरू हुई, झगड़े का कारण शुरू हुआ। अगला है एप्पल पाई ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, आप समझना, कि सारी चीजें बिल्कुल सही पड़ी हुई हैं। ऑर्डर का मतलब यह है कि जहाँ पे चेयर होनी चाहिए चेयर है, अलमीरा है, बेड है, हर चीज सही ढंग से सुसज्जित की हुई है, तो उसको बोलते हैं कैसा ऑर्डर है, एप्पल पाई ऑर्डर है। बिल्कुल सही सही ऑर्डर है, सुसज्जित मतलब कैसा ऑर्डर है, परफेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर समझ गए ना, कैसा ऑर्डर, कि हर चीज, जो चीज जहां होनी चाहिए थी ठीक वहीं है, अलमीरा बिल्कुल सही जगह है, ठीक है, अपने सही प्लेस पे है, बेड सही प्लेस पे है, तो उसको बोलते हैं कैसा ऑर्डर है, एप्पल पाई ऑर्डर है। इसका एक एंटोनियम भी है बच्चे, कि अगर सारी चीज परफेक्ट ऑर्डर के अंदर है तो उसको बोलते हैं हम एप्पल पाई ऑर्डर। बोलते हैं ना कि मेरे को सोफा यहाँ चाहिए, बेड यहाँ चाहिए और अलमीरा यहाँ चाहिए, अगर देखने गए तो सब कुछ वहीं मिला तो क्या बोलेंगे, वाओ इट्स अ एप्पल पाई ऑर्डर, कि जैसा चाहिए था ठीक वैसा है। अगर सुसज्जित नहीं है, परफेक्ट ऑर्डर के अंदर नहीं है, तो उसके लिए एक इडियम एंड फ्रेज है, एक फ्रेज है एट सिक्सेस एंड सेवंस, है ना। इसको मैं कैसे याद रखता हूं, इसका मतलब क्या होता है कि जो परफेक्ट ऑर्डर है वो नहीं है, चीजें बिखरी हुई हैं इधर उधर, तो उसको हम बोलेंगे एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस, ठीक है। अगर मेरी सारी चीजें बिल्कुल सही ढंग से सजाई गई हैं, सही ढंग से रखी गई हैं, फिर तो मैं बोलूंगा एप्पल पाई ऑर्डर।
अगर कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है, 6-7 चीजें मेरी इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, एट 6s एंड 7s। 6-7 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 6-7 चीजें बिखरी हुई हो, ये जस्ट याद रखने के लिए आपको बताया। एट 6s एंड 7s इसका क्या है, एंटोनियम है, मतलब चीजें परफेक्ट ऑर्डर के अंदर नहीं है, जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। लास्ट वन है आफ्टर वंस ओन हर्ट। आफ्टर वंस ओन हर्ट, ठीक है। जैसे आप है ना बातें करते हैं जब उनसे, तो वो बोलते हैं कि मुझे, ठीक है, इस टाइप की मूवीज पसंद है, आप कहते हो कि हाँ मुझे भी इस टाइप की मूवी पसंद है, तो फिर वो क्या बोलते हैं, ओह यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट, कि मतलब जो मुझे पसंद है ठीक वही तुम्हें पसंद है, तो फिर बोलेंगे आफ्टर वंस ओन हार्ट, मतलब ऑफ सेम लाइकिंग, मतलब जो तुम्हें पसंद है अगर वही उन्हें पसंद है तो फिर क्या बोलेंगे, आफ्टर वंस ओन हार्ट। वंस का मतलब यहाँ पे बच्चे कुछ भी आ सकता है, माई, योर, ठीक है, हिज, हर, कुछ भी आ सकता है। वंस का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आ सकता है। आफ्टर वंस ओन हार्ट मतलब शेयरिंग वंस टेस्ट और व्यूज, मतलब अगर किन्हीं दो के आपस में विचार मिलते हैं, आपस में पसंद मिलती हैं, जो उन्हें पसंद है ठीक वही उसे पसंद है, तो फिर बोलेंगे शी या ही आफ्टर माई ओन हार्ट। ठीक है, ये थी इडियम्स एंड फ्रेज और कुछ वर्ड थे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, बढ़िया से नोट्स बनाओ और अगली क्लास में हम बाकी के 3 पार्ट ऑफ स्पीच जो बचे हैं उनको हम करेंगे और फिर एक चैप्टर शुरू करेंगे वर्ब, अगली ही क्लास में हो जाएगा बच्चे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो बाकियों को भी शेयर करो, बाकियों को भी बोलो कि हाँ कि इंग्लिश ऐसे पढ़ी जाती है। ठीक है, ये नहीं कि बढ़ा दिया ए एंड द आर्टिकल है, ठीक है, इतना डिटेल के अंदर इंग्लिश होती है और ऐसे पढ़ी जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर करना। हैव अ नाइस डे।